क्वेश्चन नंबर 11 है, हम इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई। मैं समरी बनाकर दे देती हूँ, ठीक है, बाकी उसको ट्राई तुम लोग करना खुद से। ऑन 1 जुलाई 17 अ कंपनी लिमिटेड परचेजेस सेकेंड हैंड मशीनरी। क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई 17 को a company limited purchases second-hand machinery for rupees 20,000 and spent 3,000 on reconditioning and installing। ठीक है, उसने क्या किया? परचेज की एक मशीन 20,000 की और 3,000 हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कर दिए, तो ये हो गया हमारा कितना? 23,000। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2018, कौन सी डेट दी हुई है? 1 जनवरी 2018 द फर्म परचेजेस न्यू मशीनरी वर्थ रुपीज 12,000। एक और हमने मशीन परचेज कर ली, कितने की परचेज की है? 12,000। ऑन 30th June 19 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 18, मतलब ये वाली इस मशीन की बात कर रहे हैं, वो सोल्ड फॉर रुपीज 8,000। कौन सी डेट को? ऑन 30th जून 19 को। जो ये मशीन 2 है ना, ये हमने सेल कर दी। कौन सी वाली मशीन सेल की है? ध्यान से क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो मशीन 2 की बात कर रहा है कि जो हमने 1 जनवरी 18 को मशीन परचेज की थी वो हमने 30th जून 19 को सेल कर दी। ठीक है, डेट्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए प्लीज ध्यान से। कितने की हमने सेल की है? 8,000 की। यानी कि इस बार फर्स्ट मशीन सेल नहीं की, सेकेंड मशीन हमने सेल की है। आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 19 अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। कौन सी डेट को? 1 जुलाई 19, यानी कि इससे अगली ही डेट है ये। 30th जून 19 और 1 जुलाई 19 एक ही बात है, मतलब नेक्स्ट डे ही हमने एक और मशीन हमने क्या की है? परचेज की है। ठीक है, तो मैं इसको मशीन 3 नाम दे सकती हूँ। ये हमारी क्या हो गई? मशीन 3। और इसकी जो प्राइस है वो कितना है? हमें इसका प्राइस नहीं बताया हुआ। देखो ये लाइन प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट वाली लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 19 अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। मतलब नॉर्मली हम क्या कर रहे थे अभी तक, जितने जितने की हम ये परचेज करते थे हम उतना पेमेंट साथ साथ कर देते थे, लेकिन अभी क्या है, ये जो थर्ड मशीनरी है इसका पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट में किया है। यानी कि इसका प्राइस मुझे पता नहीं है कितने की है ये, इसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में हुआ है, तो वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स बताई हुई है कि हमने कब कब कितना कितना पे किया है। तो देखो 1 जुलाई 19 को कितना पे किया गया, मतलब सेम डेट पर 5,000 पे किया गया, प्लस फिर कब हमने पे किया है? फिर देखो नेक्स्ट ईयर 30th जून 20 को 6,000 पे किया है, और एक इंस्टॉलमेंट गई है इसकी 30th जून 2021 को। ठीक है, मतलब 3 बार में ये पैसे गए हैं, लेकिन इनके बारे में बताया हुआ है द पेमेंट इन 2020 एंड 2021 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इस वाली में देखोगे तो 1,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है और इसमें 500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। यानी कि एक बात बताओ, जब हम किसी को बाद में पेमेंट करते हैं तो हमें विद इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना होगा। अगर हम लेट पेमेंट कर रहे हैं, जहां हमने साथ साथ पैसे दिए, वहां मुझे इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं आती थी, जितना हमारी प्लांट की वैल्यू होती थी हम उतना पेमेंट कर देते थे। तो ये दोनों तो हो गई हमारी सिंपल एंट्री यहाँ पर तो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट डाल दिया कि ये जो थर्ड प्लांट था इसकी इन्होंने 3 बार में पेमेंट की। जिस दिन परचेज किया उस दिन 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 6,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 5,500। तो इन्होंने बताया इस वाली पेमेंट में 1,000 इंक्लूड है, इस वाली पेमेंट में 500 इंक्लूड है। तो यानी कि अगर मैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू देखती हूँ तो कितनी होगी इसकी वैल्यू? 5,000, 5,000, 5,000। यानी कि मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ, अगर 6 में से 1,000, 5,500 में से 500, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई?
15,000, ये वैल्यू हमारी होगी कितनी 15,000। ठीक है, अब देखो ये जो 15,000 वैल्यू है, मैं यहाँ पर जब थर्ड वाली एंट्री करूंगी थर्ड मशीन की, तो मैं कैसे करूंगी 1 जुलाई 19 को, जब तुम 1 जुलाई 19 पर पहुंच जाओगे तो मैं वहां पर देखो इस तरीके से लिखूंगी। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थर्ड मशीन में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसी को ही थोड़ा ध्यान से करना है। जब तुम्हारा ये वाला ईयर आ जाएगा ना 1 अप्रैल 19 वाला, मतलब ये मशीन तुमने कब परचेज किया 1 जुलाई 19 को, जब तुम्हारा 1 अप्रैल 19 वाला ईयर आ जाएगा तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर यार क्यों लेके आ रहे हो इसको, यहाँ करने दो, रहने दो, करने दो ऐसे। हाँ ले जाओ बाहर। फर्स्ट 1 अप्रैल 19 वाला जब तुम्हारा ईयर स्टार्ट होगा तो तुम उसको यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर तुम लिखोगे, जो भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस आएगा। फिर तुम उस ईयर में देखोगे कि तुमने 1 जुलाई को ये जो मशीन परचेज की है, तो तुम 1 जुलाई को क्या लिखते हो नॉर्मली, यहाँ पर लिखते हो टू बैंक अकाउंट। अभी तक तो तुम क्या करते थे, टू बैंक में जितनी भी मशीन की कॉस्ट होती थी वो पूरा डाल देते थे, मतलब अगर 15,000 उसकी कॉस्ट है तो तुम 15,000 डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, 15,000 ना लिखकर इसको लिखोगे 5,000। ठीक है, और जो बाकी के 10,000 है, 15 में से भाई हमने 1 जुलाई को 5,000 ही तो पे की है, जो बाकी के 5,000 10,000 है उसको तुम डाल दोगे क्रेडिटर के अकाउंट में, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आया ये मैंने क्या किया है? भाई जिस दिन तुमने मशीन परचेज की उस दिन तुमने सिर्फ 5,000 पे किया, तो मशीन परचेज करने की एंट्री बताओ मुझे। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, जो बैंक में मतलब 15,000 की मशीन थी ना, और ये 5,000 तो बैंक में गया, और जो बाकी का 10,000 है उसके लिए तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, टू सप्लायर अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट 10,000। ठीक है, 5,000 से बैंक क्रेडिट करोगे, 10,000 से सप्लायर को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो मैंने सिंपल इस एंट्री की पोस्टिंग की है यहाँ पर, टू क्रेडिटर या फिर टू सप्लायर के नाम से। यानी कि ये जो 500 और 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए गए थे ना इंटरेस्ट के लिए, ये एंट्रीज तो जब हम पेमेंट करेंगे ये उस दिन की एंट्री है। अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे 1 अप्रैल को ये 10,000 रुपीज क्रेडिटर के अकाउंट में डाल देंगे। बस एक इतना सा पॉइंट इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है कि मेरी ये वाली एंट्री चेंज हो गई, यानी कि मेरे लिए मशीन की कॉस्ट 5,000 प्लस 10,000 यानी कि 15,000 ही है। जब तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे लास्ट डेट पर तो पूरा 15,000 के ऊपर लगाओगे। क्लियर है? बस उसकी लिखने का तरीका चेंज हो गया, टू बैंक अकाउंट 5,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। एनी डाउट? ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस। बस इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि एक मशीन ऐसी थी जिसको हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया है, तो वहां पर हमारा 1,000 और 500 रुपीज एक्स्ट्रा हमने दिए हैं, तो वो हम उस दिन एंट्री करेंगे जब हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वाले दिन की बात है। लेकिन अभी तो हमने जिस दिन मशीन परचेज की है उस दिन मैं क्या करूंगी, ये 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स के अकाउंट में डाल दूंगी, और इसकी पोस्टिंग मुझे इस तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए। समरी हमारी ये है कि हमने ये वाली मशीन सेल कर दी है, मशीन 2, और हमने मशीन 3 परचेज की है। बस ध्यान से थोड़ी इनके लिए कैलकुलेशन करना होगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मशीन 2 एंड 3। क्लियर है? ध्यान से सॉल्व करनी है चीज। हाँ भाई मोहित, तुम्हारी तुमने सबने वीडियो ऑफ क्यों कर दी, अपनी कैमरा ऑफ क्यों कर दिया? मैं क्वेश्चन के बीच में नहीं टोक रही हूँ तो तुम अपने आप से कुछ भी ऑन करके ऑफ कर रहे हो यार, कुछ सेंस नहीं बनता इस चीज का ना। और मोहित तुम्हारी तो 2 मिनट होंगी ही नहीं, तुम ध्यान रखना, मैं स्पेशली ये बात बोलने वाली हूँ, तुम बहुत ज्यादा समझ नहीं आता तुम्हारा क्या सीन चलता है, तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैम वो लिख रहा था मैं। ठीक है, तो ये समरी है हमारी।
इसके अकॉर्डिंग तुम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो जो हमारा और क्वेश्चन है ना आगे के, ये तो हमारे विदाउट जीएसटी थे। अब जो हमारे दो क्वेश्चंस और दिए हुए हैं वो विद जीएसटी दिए हुए हैं। तो विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तुम्हें पता है जब जीएसटी होता है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग ये जर्नल एंट्री में चेंज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो तुम ये टू बैंक लिखते हो ना, ये चीज, बस इस चीज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन करने के तरीके में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अगर तुम्हें जीएसटी वाली जर्नल एंट्री आती है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर सेम है जो हम करते आ रहे थे वही हमें इसमें करना है। एक बार मैं एक क्वेश्चन रीड करती हूँ जीएसटी वाला, ठीक है। तो तुम लोग उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्लीज जितने क्वेश्चंस मैं स्किप करती हूँ उनको साथ साथ करने का ट्राई करना। करोगे तो अच्छी बात है, वैसे तो तुम्हारा ये होमवर्क ही है, तुम टाइम निकाल पा रहे हो तो करो। जिसका चैप्टर आ रहा है एटलीस्ट वो तो करेगा ही, अगर वो भी स्किप कर रहा है तो बहुत गलत बात है, तुम अपना लॉस कर रहे हो, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडर्न लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1st August 2018 फॉर 60,000। कब हमने परचेज किया? 1st August 2018 को। कितने में परचेज किया? मशीन, ये जो समरी बनानी है ये तो तुमको अब समझ में आने लगी होगी ना कि समरी तो बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। 60,000 की हमने परचेज की। On 1st October 19, it purchased another machine for 20,000 plus CGST plus SGST at 6% each. फर्स्ट मशीन पर हमारी कोई जीएसटी की बात नहीं हुई थी, बट सेकेंड मशीन पर वो जीएसटी की बात भी कर रहे हैं। तो कब हमने वो परचेज किया? 1st October 19 को। हमने एक और मशीन परचेज की है, मशीन 2। कितने की हमने वो परचेज की है? 20,000 तो उसका वैसे कॉस्ट प्राइस है, प्लस इस पर हमने सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी दिया है। कितनी उसका रेट है? 6% ईच, मतलब टोटल 12% हो गया, इंडिविजुअली 6% हो गया, ठीक है। तो हम पहले एक बार, मैं आगे क्वेश्चन बाद में ही पढ़ती हूँ, पहले मैं इसी की बात करती हूँ। अगर हम, या समरी बना लेती हूँ चलो पहले, फिर बीच में वो नहीं रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अभी मैंने बस सिंपल लिख दिया कि इस पर जीएसटी भी था। आगे क्या था हमारा? ऑन 30th June 2020, कौन सी डेट लिखी है? 30th June 2020, ईयर ध्यान से लिखना है। इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज्ड इन 2018, यानी कि इस वाली मशीन की बात कर रहे हैं, उसने बोल भी दिया फर्स्ट मशीन, फॉर ₹38,500। चार्जेस आईजीएसटी एट 12%। उसने जब सेल किया ना मशीन 1 को, तो उसने उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया, 38,500 प्लस आईजीएसटी। जैसे हमने परचेज के टाइम जीएसटी पे किया, उसने सेल के टाइम आईजीएसटी कलेक्ट किया, मतलब ये इंटरस्टेट सेल हुई होगी, है ना, तभी तो आईजीएसटी हुआ है। और ये सेम स्टेट में परचेज किया होगा, उसने परचेज तो अपने स्टेट से किया होगा और सेल किसी दूसरे स्टेट में किया होगा। क्लियर है? तो ये हमने किया है। यहाँ तक की बात तुम्हें आई थिंक समझ में आती होगी। डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करने 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन है हमारा 20% के हिसाब से। On original cost every year, accounts are closed 31st March. Prepare machinery account for 3 years. ठीक है, एसएलएम से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। सबसे पहला काम तुम लोग इस क्वेश्चन में क्या करोगे? सेकेंड मशीन का और थर्ड मशीन की प्लीज जर्नल एंट्री पास करो। ये तुम्हारा काम है, जल्दी से जर्नल एंट्री पास करो कि इन दोनों की क्या जर्नल एंट्री होगी। जल्दी से करो, तुम्हारे पास 2 मिनट्स है। दोनों की जर्नल एंट्री करके लिखो कॉपी में अपनी, कितना कितना तुम्हारा वैल्यू आ रही है, विद वैल्यू, प्रॉपर जर्नल एंट्री। जल्दी से करो।
हाँ भाई, जर्नल एंट्री हो गई है। दोनों मुझे परचेज सेकंड मशीन और सेल से फर्स्ट मशीन की जर्नल एंट्री बताओ, किसने की है, आंसर बताओ। पहले इसकी बताओ, 1 अक्टूबर 19 की, जब तुमने परचेज की होगी तो क्या एंट्री पास की होगी। सानवी का क्या हुआ है, कैमरा वो क्लास से आउट हो गई है तो। हाँ भाई, जल्दी से बोलो, कुछ तो की होगी। मोहित, कृतिका, मानसवी, सेकंड मशीन परचेज करने की क्या जर्नल एंट्री होगी। मैम मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसमें जीएसटी भी है, ये तो हमारी नॉर्मल अच्छा, एंट्री है, तो मशीन अकाउंट डेबिट वो टू फिर इनपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा ना। मशीन अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ, टू इनपुट। इनपुट, हाँ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज किया है तो हाँ, इनपुट हम परचेज पे में करके इनपुट। आए हैं। यस मैम। ठीक है, इनपुट फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एसजीएसटी और टू बैंक अकाउंट हो गया। टू मैम एक बैंक। और बात, हाँ बोलो। आपने जैसे कल हम मैंने पूछा तो आपने बोला टोटल 4 वीडियोस है, बट यूट्यूब पे सिर्फ 3 अपलोड है। एक्चुअली कृतिका हुआ क्या था, मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाया, वो आई थिंक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो वो उसमें तुम्हें शो नहीं हुई है। और मैं उस टाइम तक, जब तुम्हारा मैसेज बाद में मैंने देखा, तो मैं तब तक बाहर जा चुकी थी, तो मेरे माइंड में रहा कि वो अपलोड हो चुकी है, फिर मैंने वहीं पर चेक किया तो वो प्रोसेसिंग चल रही थी उसकी, वो बाय मिस्टेक ये चीज हुई थी। तो आज हो जाएगी वो और हाँ ये हाँ, आज तो। मैं ये और वो दोनों एक बार फिर प्रॉपरली दोबारा से उसको मुझे उसमें चेंज करना पड़ेगा, वो प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो इसलिए तुम्हें शो नहीं हो रही थी। ओके मतलब मैम। मुझे लगा वो अपलोड हो गई है, बट वो अपलोड हुई नहीं थी पूरी, ये हुआ है। ठीक है, 20, कितना कितना परसेंट हमने जीएसटी पे किया है, 6%, तो 20 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो 1200, 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 22,400। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस एंट्री की मशीन अकाउंट में पोस्टिंग करनी होगी तो मैं कैसे करूंगी। मैं अब मशीन अकाउंट बना रही हूँ, मान लेते हैं। ठीक है, मुझे मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगी। देखो, फर्स्ट वाली पर तो जीएसटी की बात ही नहीं हुई थी, तो मैं 1 अगस्त 18 को तो ऐसे ही परचेज कर लूंगी उसको, तो यहाँ पर तो मैं सीधा लिख दूंगी टू बैंक अकाउंट 1 अगस्त 18 वाली के लिए, और कितना वैल्यू थी, 60,000 थी, इसके लिए तो मैं 60,000 ही लिख दूंगी। फिर हमने जो ये सेकंड वाली परचेज की है, ये की है 1 अक्टूबर 19 को, तो ये वाला ईयर हमारा एंड हो जाता है 31 मार्च 19 को। तो जो हमारी सेकंड मशीन है, ये सेकंड ईयर में जाकर होगा, इसका जो डेट आएगी वो सेकंड ईयर में होगी। तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दोगे। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, देखो हमने 1 अगस्त को परचेज की थी ना, तो अगस्त वाला मंथ हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अगस्त को ही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स हो जाएंगे। तो तुम जब यहाँ पर 60,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट करोगे, तो 8 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे। कितने मंथ्स का, 8 मंथ्स का, जो भी वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट कर लोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये तो था तुम्हारा फर्स्ट ईयर की बात। अब मैं बात करती हूँ, जब तुम सेकेंड ईयर पर आओगे 1 अप्रैल 19 को, यहाँ पर अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर इस ईयर में देखोगे कि तुमने एक और मशीन परचेज की है, ये सेकेंड वाली मशीन। तो देखो, अगर तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री मालूम है तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस जीएसटी ऐड हो गया। तो जो हमने जीएसटी पे किया वो हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के अकाउंट में चला गया, क्योंकि हमें इसका क्रेडिट मिलेगा, तो इसको हमने अलग से डेबिट किया है।
तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में जब पोस्टिंग करोगे तो तुम क्या लिखोगे, मशीन अकाउंट तुम्हारा देखो डेबिट हुआ है, डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हुआ है, बैंक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 अक्टूबर 19 को जब इसकी एंट्री करूंगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैंक, और इसमें वैल्यू कितनी लिखूंगी, जितना मेरा मशीन अकाउंट में पैसा गया, मतलब 20,000। समझ में आ रहा है, यानी कि मैं टू बैंक मशीन अकाउंट का जो बैलेंस था ये 20, ये तो मैं इतना ही तो लिखूंगी। जब हम आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे उसमें 1200 डालेंगे टू बैंक के नाम से, इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी टू बैंक के नाम से 1200 डाल देंगे। और बैंक में हमारी तीन चीजें आएंगी उसके अगेंस्ट में, बाय मशीन अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। लेजर पोस्टिंग तो ध्यान है ना, तो जब हम मशीन का लेजर बनाएंगे तो ये एक तरीके का मशीन का ही तो लेजर बन रहा है, तो मशीन के लेजर में तो कितना बैलेंस आएगा टू बैंक के नाम से, 20,000। बस बाकी हमारा क्वेश्चन सेम है। अब मैं जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगी लास्ट डेट पर तो 20,000 के ऊपर लगाऊंगी। समझ में आया, मतलब जीएसटी से हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। जीएसटी की एंट्री की वजह से क्या होता है, जो जीएसटी की वैल्यू थी वो हम मशीन अकाउंट में थोड़ी ना डेबिट करते हैं, जीएसटी तो हमारा जीएसटी के अकाउंट में अलग से जाएगा। अगर हम पे करके आए हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, और अगर हम किसी से कलेक्ट करते हैं, मतलब सेल किया है हमने मशीन को, तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाता है। यानी कि जो तुम्हारी सेकंड वाली एंट्री होगी, ये वाली जो तुमने ये वाली जर्नल एंट्री की होगी फर्स्ट मशीन को सेल करने की, इसकी बताओगे मुझे क्या एंट्री होगी। जब हम मशीन सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी, जो ये जीएसटी की वैल्यू है ना 12%, ये क्या होगा, टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में चला जाएगा 12%। जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा जब तुम इस मशीन के बैलेंस को कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, मतलब जीएसटी से कोई चेंज नहीं आने वाला, बस इतना सा चेंज आने वाला है कि ये जो 38,500 प्लस आईजीएसटी है, तो अगर तुमने सेल किया है तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब हमने ये मशीन परचेज की थी तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्लियर है, यानी कि हमारे मशीन अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो तो हम नॉर्मल जैसे बनाते थे वो हम अपना वैसे ही बना रहे। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, तो ट्राई करना, क्वेश्चंस नहीं होगा तो मैं पूरा पूरा अकाउंट दोबारा बनाकर दिखा दूंगी, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। समरी तुम लोग नोट कर लो, समरी की हेल्प से अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, ठीक है। और प्लीज मुझे कृतिका का एग्जाम तो हो गया है, मानसवी, मोहित और सानवी, तुम तीनों मुझे अपना सिलेबस भी सेंड कर देना कि तुम्हारा एग्जाम कब है, डेट प्लस सिलेबस। सानवी तुमने मुझे आई थिंक डेट शीट सेंड कर दी थी, बट मेरे पास सिलेबस नहीं है। मैम मैंने सिलेबस आज आपको भेज दिया है। अच्छा ठीक है, मानसवी और मोहित तुम दोनों भी मुझे अपना सिलेबस विद एग्जाम डेट सेंड कर देना प्लीज, ठीक है। मैम मुझे एग्जाम डेट अभी मिली नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ होगा मिड में, इतना आइडिया है बस। ओके, सिलेबस का आइडिया है कुछ? यस मैम। सिलेबस बताना अपना, अभी मैम बता दो, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ मैम 8 to 9 चैप्टर आ रहे हैं स्टार्टिंग के। मतलब ये तो तुम्हारे अब आगे एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं एक तरह से, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, मैं ये कह सकती हूँ। यस मैम। ओके, मानसवी? शुरू के 15 चैप्टर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 15, और ये हमारा कौन सा है चैप्टर, ये जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर? मैम 15 है। ओके, इससे पहले कौन सा चैप्टर रहता है पेंडिंग अभी, सीक्वेंस में देखते हैं तो? मैम बीआरएस रहता है। बीआरएस रहता है, मींस मुझे अभी डेप्रिसिएशन के बाद पहले बीआरएस कराना है और ट्रायल बैलेंस भी और रहता है। ट्रायल बैलेंस ना। तो एक काम करेंगे, बीआरएस से पहले मैं एक दिन ट्रायल बैलेंस पर लगाऊंगी पहले, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एकदम समझ में आ जाएगा, बस लेजर के बैलेंसेस होते हैं वो उठाकर ट्रायल बैलेंस में लिखने होते हैं, और कुछ नहीं। और मैम इस वीक तो लाइक नॉर्मल क्लासेस ही होंगी ना? मैं सोच रही थी कि मंडे टू फ्राइडे क्लास कर लेते हैं, 5 डेज कर लेते हैं, एक दो वीक और कर लेते हैं। मैं मतलब ये चाह रही थी कि मैं बीआरएस से कंप्लीट करा दूं, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, जब जिस दिन हमारा बीआरएस हो जाएगा ना उसके बाद हम नॉर्मल क्लासेस लगा लेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और मैं एक चीज और अभी बता रही हूँ कि 15 दशहरा है ना 15 को,
तो उस वीक में मुझे 2 या 3 तुम्हारी क्लासेस ऑफ करनी पड़ेंगी, ठीक है। मेरा ओके मतलब फैमिली में कुछ फंक्शन है, तो हाँ मैं इसलिए बिल्कुल कुछ क्लासेस पहले ही ले लूंगी, और अगर मुझे ऐसा लगेगा तो कुछ क्लासेस हम उसके बाद भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं इसलिए अभी बता रही हूँ, उस वाले वीक में जो हमारा 13, 14, 15 वाली ये डेट आएगी, ये मेरा फैमिली में कुछ फंक्शन है अपने घर पे ही, तो 13, 14, 15 के बीच में जो तुम्हारी कोई क्लास पड़ेगी वो मुझे तुम्हारी ऑफ करनी होगी, ठीक है। तो मैं उससे पहले पहले तुम्हारा वैसे कंप्लीट करा के रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पहले कुछ एक्स्ट्रा बाद में ले लूंगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो तुम्हारा ये जीएसटी वाला पार्ट था, ये हमारा आई थिंक अब कंप्लीट मानकर चलती हूँ मैं, ठीक है। देखो इसके बाद जब हमारा ये 13 क्वेश्चन हो जाएगा ना, 12 और 13 तुम्हारे जीएसटी के हैं, इसके बाद अगर तुम अपनी बुक में हेडिंग देखते हो तो लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, प्लीज अपनी अपनी बुक में देखना, लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विदाउट जीएसटी। मतलब ये क्वेश्चन भी हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 14 और 15, ये भी विदाउट जीएसटी के हैं। बस इसमें हमारा एक अलग पॉइंट है, वो तो मैं पूरा डिस्कस ही करूंगी, उसके तो हमें क्वेश्चंस ही कराने हैं, कि हमें जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है ना, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना है। मतलब ये क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस वाले पॉइंट को करने से पहले, जैसे हमने जितने अभी तक ये क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक तुम जो भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे, मशीन अकाउंट बनाते थे, तो तुमने अभी तक के क्वेश्चन में देखा ये जो हम अभी तक डेप्रिसिएशन लगाते थे, ये हम कौन से मेथड से लगा रहे थे, ये जो हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट कैलकुलेट लाइन करते थे, मेथड। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट क्लास में कि हमारे डेप्रिसिएशन के हमारे सिलेबस में 2 मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन और दूसरा है डब्ल्यूडीवी। तो देखो जो हमारे डब्ल्यूडीवी वाले क्वेश्चंस है ना, उनको करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सेम इसी तरीके से अकाउंट बनेगा जैसे तुमने अभी तक बनाया है। मतलब तुम्हारा उसमें इन्हीं अकाउंट का रिवीजन हो जाएगा दोबारा से जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे डब्ल्यूडीवी में। बस वहां पर हमारा ये जो डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है, ये हमारा डब्ल्यूडीवी हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की जगह हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर डब्ल्यूडीवी करना है। यानी कि करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम सेल की एंट्रीज करते हैं, सेल की कैलकुलेशन जैसे करते हैं, सेम हमें यहाँ पर डब्ल्यूडीवी में भी सेम ऐसे ही करनी है। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे ये वाले क्वेश्चंस हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले, मुझे ऐसा लगता है ये वाला हमें टॉपिक इसके बाद में करना चाहिए, पहले मुझे डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चन करा देने चाहिए, क्योंकि वो सेम है जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किए हैं, बस मेथड चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग पहले मैं डब्ल्यूडीवी वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर उसके बाद ही हम प्रोविजन वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो मैं पहले कौन से क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, हम कौन से क्वेश्चन पहले करेंगे जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हैं विदाउट जीएसटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से हम अब करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जो ये तुम्हारे बीच के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक, 14 to 16 तुम्हारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर है। ये वाले क्वेश्चन हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे, पहले हम डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चन करेंगे जो कि 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि वो हमारे सेम है जैसा हम करते आ रहे थे, तो तुम्हें कुछ अलग नहीं लगेगा, बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है, बाकी करने का तरीका सब कुछ सेम। तो मैं एक क्वेश्चन आज करा देती हूँ तुम्हारा, मेथड ऑफ, ये मेथड चेंज किया है हमने, तो सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग का, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार निकालो अपना, देखो लिखा हुआ है ए बॉयलर वाज परचेज्ड, ठीक है। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से, और विदाउट जीएसटी है। विद जीएसटी तुमने देखा कि कितना चेंज आया है, कोई खास चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा एंट्री में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे विदाउट जीएसटी के हैं, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन वही जीएसटी के भी दिए हुए होंगे। तो देखो लिखा हुआ है ए बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर ₹10,000। हमने परचेज किया था एक बॉयलर, कितने में परचेज किया था, 10,000 में, बाहर से खरीदा था वो, आउट ऑफ इंडिया। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000। तो देखो हमने देखा मशीन को परचेज करते टाइम, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते टाइम
उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी तो हमारा जीएसटी के अकाउंट में जाता था, क्योंकि जीएसटी कोई एक्सपेंस नहीं है, उसका तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा इन फ्यूचर। तो जीएसटी को देखो हमने मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया, अभी इस क्वेश्चन में जैसे शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस दिए हुए हैं, या हमने कोई रिपेयर कराई है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स, तो वो हमारे सारे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2000 रुपीज इसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और हमने क्या पे किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे की है 7000 की, ये भी इसी में ऐड हो जाएगी। एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन 1000 के इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। यानी कि टोटल हम इसको करते हैं, ये 20,000 की हो गई हमारे लिए मशीन। ये बॉयलर हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए थे उससे रिलेटेड, वो सब हमने उसी की कॉस्ट में ऐड कर दिए। तो हमने जर्नल एंट्री में ये चीज पढ़ी थी, ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। आगे लिखा है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर एट 10% per annum on diminishing balance method। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड का तुमने देखा था, दूसरा नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तुम्हें दो नाम ये और मिले थे स्ट्रेट लाइन मेथड में, दो नाम और कौन कौन से थे, ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो WDV में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान होगा, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो जब हम नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते थे, तो जो हमारी ओपनिंग वैल्यू होती थी ना, रिटर्न डाउन होकर जो वैल्यू आती थी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, नेक्स्ट ईयर में उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था। तो इसका दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। डिमिनिशिंग बैलेंस, बैलेंस जो हमारा कम होकर आया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि उसको मैं रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकती हूँ और डिमिनिशिंग बैलेंस भी बोल सकती हूँ। इसका दूसरा नाम एक और क्या हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में इस टाइप का भी कुछ आ सकता है। आगे देखते हैं, तो उसने हमसे क्या मांगा है, देखो हमें उसने डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया, वो रेट कितना है 10% पर एनम। और हमें बॉयलर का अकाउंट नहीं बनाना, मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3 years। 3 years का क्या कैलकुलेट करना है मुझे, डेप्रिसिएशन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जब तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कौन सी वाली वैल्यू पर लगाओगे, जो हमारी ये ओपनिंग वैल्यू मतलब जो परचेज वैल्यू है, ये तो इसके ऊपर ही लगेगा। 20,000 का 10%, हमें पता नहीं है हमने कब परचेज किया था, तो हम पूरा 10% पूरे ईयर का ही लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन कौन से साल का है, फर्स्ट ईयर का है। अब बात ये है, फर्स्ट ईयर में तो हम स्ट्रेट लाइन में भी हम यही करते थे, जो मशीन की वैल्यू होती थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते थे। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर पर आएंगे, तो सेकेंड ईयर में यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, देखो स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता था, जो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू होती थी मतलब 20,000, हम सेकेंड ईयर में भी 20,000 के ऊपर 10% लगाते थे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, इस 20,000 में से जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब जो उसका बैलेंस होगा मशीन का 20 - 2 यानी कि 18,000 जो वैल्यू आएगी, उसके ऊपर 10% लगाना। यानी कि ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 18,000 के ऊपर 10%। 18,000 का 10% कितना हो जाएगा 1800। तो देखो सेकेंड ईयर मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि इस बार हमने मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीन की वैल्यू आती है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। यानी कि जो तुम टू बैलेंस बीडी लिखते हो ना, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करते हो, उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इसको मैं टू बैलेंस बीडी ही तो बोलूंगी अगर मैं मशीन अकाउंट बनाती, तो ये वही तो होता ओपनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का। अब देखो थर्ड ईयर में कैसे लगाएंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, सेकेंड ईयर में मशीन की वैल्यू 18,000 थी, अब थर्ड ईयर में 18,000 में से माइनस कर दूंगी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, 18,000 माइनस 1800, इसके ऊपर 10% लगाएंगे इस बार। यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 16,200 का 10%।
1620। क्लियर है? तो ये है हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो हमें बस 3 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था बस। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर बार 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता, और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही काम करना था। और ये पूछ रहे हैं बैलेंस आफ्टर 3 ईयर क्या होगा। अगर मैं आफ्टर 3 ईयर बैलेंस कैलकुलेट करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, मशीन बॉयलर का बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। देखो ये वाली वैल्यू तो हमें पता है 16,200 आई थी 2 साल के बाद जो वैल्यू आई थी। इसमें से मैं थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दूंगी तो मेरा बैलेंस आफ्टर 3 ईयर आ जाएगा। आफ्टर थर्ड ईयर कितना बैलेंस बचेगा? अगर तुम बॉयलर का अकाउंट बनाते तो सबसे लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आता ना, बाय बैलेंस सीडी जो लिखते हो सबसे लास्ट में थर्ड ईयर में, ये वो वाला बैलेंस है ना। क्योंकि थर्ड ईयर के ओपनिंग में 16,200 होगा बैलेंस, फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 1620, तो 1620 उसमें से माइनस करके जो वैल्यू आएगी ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये वैल्यू और कैलकुलेट कर लेना कितनी हो जाएगी ये, 14,580। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। आया समझ में? तो बस इतना चेंज है, यानी कि ये तुम देखोगे सारे क्वेश्चंस तुम्हें करके ऐसे लगेंगे ये तो हम कर चुके हैं, बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ। ठीक है ना? तो सानवी तुम्हारी 5 बजे है ना क्लास, तो हम अभी और 5 मिनट्स और ले सकते हैं ना। मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं लीव कर दूंगी, 5 से पहले ही लीव कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, चलो कोई वैसा क्वेश्चन नहीं करा रही, क्वेश्चन नंबर 18 ही देखते हैं। 17 तो सबको समझ में आया ना, कुछ नहीं करना था, बस हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। देखते हैं, लिखा हुआ है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू 4,000 एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या बोल रहे हैं ये, टू राइट ऑफ 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ध्यान से देखो लिखा हुआ क्या है। कृतिका तुम्हारी बुक में क्वेश्चन सेम है क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चंस हैं? ओरिजिनल कॉस्ट हमें गिवन है, नहीं तो मैं तुमको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मेरे पास जो पीडीएफ है इसमें से देख लेना तुम लोग, तुम ठीक है, अगर तुम्हारी बुक में नहीं होंगे तो। मुझे लग रहा है शायद तुम्हारी बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑन ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ देखो, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है कि 5% एवरी ईयर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर लिखा हुआ है शो द लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल में हमें लेजर बनाने हैं फर्स्ट 4 ईयर के। फिर आगे लिखा हुआ है शो ऑल्सो how the same account will appear if it is decided to write off 5% per annum on diminishing balance method। यानी कि वो क्या कह रहा है, सिंपल, एक बार तो डेप्रिसिएशन 5% लगाओ एसएलएम से, और एक बार फिर से 4 ईयर का लेजर बनाओ, यानी कि हमें 4 ईयर का लेजर बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से बनाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ 5%, कौन से मेथड से, WDV से। बस वो इतनी बात कह रहा है, मतलब वो इसने इसके 2 क्वेश्चन बना दिए। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी तुम एसएलएम वाला मत करना, क्योंकि एसएलएम वाले तुम ऑलरेडी इतने क्वेश्चन कर चुके हो, कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर एवरी ईयर 5% डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे 4 सालों तक, ना मशीन सेल कर रहे हैं ना कोई और मशीन परचेज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बस इसने क्या बोला है, एक बार 4 साल का लेजर बनाओ एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग, एक बार 4 साल का लेजर बनाओ WDV के अकॉर्डिंग। तो तुम सिर्फ WDV के अकॉर्डिंग बनाना, एसएलएम के अकॉर्डिंग मत बनाना करने के लिए। ठीक है, तो WDV के अकॉर्डिंग मैं छोटा सा बना देती हूँ 2 मिनट में, आगे का कंटिन्यू कर लेना तुम। अगर मैं यहाँ पर मशीन का अकाउंट बनाती हूँ, पहले 4 साल का एकदम बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई मशीन हमने और परचेज नहीं की, ना ही हम कोई मशीन सेल कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, बस हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, इतना काम करना है। ठीक है,
तो ये हमारा लेजर था। फॉर्मेट हमारा वही सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर हमने परचेज कब किया है, मुझे उसकी कोई डेट गिवन नहीं है, तो मैं बस फर्स्ट ईयर ऐसे ही लिख देती हूँ। फर्स्ट ईयर में हम लिखेंगे हमारी, ये भी नहीं बोला कि उसने परचेज किया है, उसने बोला कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, यानी कि कोई पहले से चलता आ रहा था। तो मैं इसको बाय टू बैंक लिखूं या टू बैलेंस बीडी लिखूं, मेरी मर्जी हो गई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता हमने मशीन परचेज की थी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी, 4000। अब देखो फर्स्ट ईयर के एंड में ही, फर्स्ट ईयर के, ये क्या हो गया, एंड वाली डेट हो गई, मुझे डेट नहीं गिवन ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगी यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, WDV वाला। ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे 4000 के ऊपर पूरे साल का, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखो ये बैलेंस हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3800 बाय बैलेंस CD। बस मैं एक साल और बनाकर दिखाऊंगी, आगे के 2 साल तुम फिर खुद पूरे कर लेना। ठीक है, ये हमारा एंड था फर्स्ट ईयर का। अब हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैलेंस BD 3800। कोई हमने और मशीन परचेज नहीं की, कुछ नहीं की। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। इस बार डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू के ऊपर लगेगा, 3800 के ऊपर। बस इतना चेंज, यानी कि जो हम अभी तक करते थे सब कुछ सेम है, बस डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका चेंज हो गया। इस बार हम ये जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस होता है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ये हमारा इसके ऊपर लगेगा। तो 380 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, 190। ठीक है, 190 रुपीज हो गए यहाँ पे डेप्रिसिएशन। फिर बैलेंस कैलकुलेट कर लोगे जो भी आएगा। फिर थर्ड ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे, उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। फिर फोर्थ ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे, उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो ये हमारा है WDV। ठीक है, बस WDV में कितना चेंज है, यानी कि जितने क्वेश्चन तुमने अभी तक किए हैं सब सेम है, सब कुछ ऐसे ही करना है। मशीन अकाउंट सेम बनाना है, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री सेम होंगी हमारी, बस डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम ट्राई करना जितने तुमसे हो सकते हैं। कल भी हम अपनी क्लास रखेंगे, कल हम इनसे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 तक इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रोविजन वाले क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने बीच में 3 क्वेश्चंस तुम्हें अभी स्किप कराए हैं, पेंडिंग रखे हैं। ठीक है, तो आई थिंक 3 क्लास और लगेंगी अभी हमारी डेप्रिसिएशन पे, क्योंकि अभी 2 कंसेप्ट और रहते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो थैंक यू मैम। ओके, चलो बाय बाय।